हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम आपके लिए हिंदी का जो विषय लेके आए हैं वो है पाठ नंबर 4, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, और पाठ को नाम दिया गया है विदाई संभाषण। तो प्रस्तुत पाठ में बच्चों जो लॉर्ड कर्जन था, जिसने भारत के लोगों पर अनेक सारे अत्याचार किए, कि उनकी विदाई पर जो लेखक ने प्रकाश डाला है कि किस तरह से भारत में एक परंपरा रही है कि विदाई के समय जो किस तरह से जो आभार व्यक्त किया जाता है, कि ऐसा जो लॉर्ड कर्जन है वो नहीं कर सके, और उन्होंने भारत को अनेक सारे दुख दिए, जैसे बंगाल का विभाजन आदि। 2 बार वो भारत में वायसराय बनकर के आए, कि किस तरह से उनका अपनी ही कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कि उससे एक बात को लेकर अनबन हो जाती है कि वह अपने एक चहेते कर्मचारी को किसी पद पर रखवाना चाहता था, और वह न होने पर, ऐसा न होने पर उसने इस्तीफ़ा देने की धमकी दी। तो उसका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर दिया जाता है और उसे अपने देश में ले जा कर के उस पर केस चलाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो बताना चाहता है कि किस तरह से जो लॉर्ड कर्जन था वो न ही तो भारत के लोगों की भावनाएं यानी जो दुआएं हैं अपने साथ ले जा सका, और न ही अपने देश में ही उसको इतना मान सम्मान मिला। तो उस सब के ऊपर जो लेखक ने प्रकाश डाला है, तो पाठ को नाम दिया गया है विदाई संभाषण। और यह जो लेखक के शिव शंभू के चिट्ठी नामक पुस्तक का एक भाग है। तो पाठ शुरू होता है आपका, माय लॉर्ड यानी मेरे भगवान, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, चिरस्थायी यानी हमेशा के लिए, किंतु वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, यानी भगवान, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणारोधक होता है, यानी दुखदाई। आपको बिछुड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न थे, खुश। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो आज आपको जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। हर्ष खुशी और विषाद दुख। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणारोधक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वीर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। तो कवि जो लेखक है वो अपनी भावनाएं प्रकट करता है और बताता है कि किस तरह से जब आप यहाँ दोबारा आए तो यहाँ के लोग आपके आने से खुश नहीं थे, बल्कि वो दुखित थे, और आपके जाने पर भी वो बड़े ही दुखी हुए। और उसी से मैंने जाना कि बिछड़न का जो समय होता है वो बड़ा ही करुणारोधक होता है, और जिसमें आविर्भाव, शांत रस का आविर्भाव यानी शांत रस उत्पन्न होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं, दीन यानी गरीब, सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछुड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा है।
एक बार शिवशंभू की 2 गायें थी। तो यहाँ जो लेखक है एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात को समझाना चाहता है। उनमें एक अधिक बलशाली थी, वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंस उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। तो यहाँ जो लेखक ने एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करना चाहा है कि यहाँ के जो पशु है वो बिछुड़ने पर इतने दुखी होते हैं, तो यहाँ के जो इंसान हैं, व्यक्ति हैं, वो तो बड़े ही ज़्यादा दुखदायी होते होंगे। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना ये परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासन काल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, यानी सूत्रधार जो खुद वायसराय था, उसी को कहा गया है, वह दुखांत हो जाएगा। कि आपको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो आपने चाल चली थी वो आपकी सुख में होगी या दुख से भरी होगी, तो आप खुद भी ये नहीं जानते थे। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, आदि यानी शुरुआत, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। कि जो वायसराय वो समझता था कि ऐसा करके मैं और भी जो पावरफुल बन जाऊंगा, अर्थात जो कंपनी है उसको झुका लूँगा, तो ऐसा नहीं हुआ और उसका खुद का जो अहंकार है, जो घमंड है, वो टूट जाता है। और पर्दे के पीछे, यानी जैसे भगवान को ये मंजूर नहीं था। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जो लाट शब्द यहाँ आया है वो अंग्रेजी साम्राज्य में एक पद होता था, लाट साहब जिसे कहा जाता है। हमारे हरियाणवी भाषा में भी कई बार सुना जाता है कि आप क्या लाट साहब बने हैं, तो वही यह शब्द है कि एक अधिकारी होता था जिसको लाट साहब कहा जाता था। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको सब इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। कि आपके बाद यहाँ जो वायसराय बनेंगे तो उनको काफ़ी इससे जूझना पड़ेगा, अपनी नींद और हराम तक उनको खोनी पड़ नींद और भूख तक हराम करनी पड़ेगी। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। यानी आपने स्वयं भी मुसीबतें झेली हैं और भारतवासियों को तो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। जैसे तवे पर जो बूंद गिरती है वो कैसे आवाज़ करती है, वैसे ही आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। चित्त यानी हृदय, मन। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर जो अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ने देखी,
जो दिल्ली दरबार में आपने देखी, आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं, आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। रईस यानी अमीर। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। होदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड्स के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। यानी यहाँ भारत में जो लॉर्ड कर्जन है उसकी बड़े ही मान सम्मान और इज्जत थी, बड़ा ऊंचा उनका होदा था यानी पद था। महाराज से पहले भी उसको रखा जाता था। किंतु आप देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। सिर के बल नीचे आ रहे आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए। आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके कि जब लॉर्ड कर्जन ने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी तो उससे भी वो ऊंचा नहीं हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। कि वक्तृता भाषण देते समय आपने दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में यानी इंग्लैंड में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी यानी विनाश। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मिट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा से जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। यानी राजा महाराजाओं को किस तरह से नीचा दिखाया गया, उनके पद छीन लिए गए। और जो चापलूस लोग थे, जो मिट्टी काठ के खिलौने यहाँ कहा गया, तो चापलूस लोगों को कहा गया है कि किस तरह से वो ऊंचे पदों पर पहुंच गए आपकी कृपा से। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई यानी वो खत्म हो गई। स्वाधीनता उड़ गई। भंग देश के सिर पर अरह रखा गया। अरह जो लकड़ी काटने का औजार होता है, यानी बंगाल का विभाजन किया गया। इतने बड़े बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको इसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। तो आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से एक अधिकारी को उसकी इच्छा अनुसार उनके पद पर न रखा गया, तो जिससे लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दिया था और उनका वो इस्तीफा मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, अदना यानी छोटा, मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर सके। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए
क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना यानी कुछ न सुनना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार यानी जो दो ये तानाशाह हुए हैं, जो केसर है वो रोमन तानाशाह हुआ है और जो जार वह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयोग किया जाता है। भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह, यह भी एक मुस्लिम तानाशाह हुआ है, ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद यानी बंगाल का जो विभाजन था किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर वह भी वह जीती है। पराधीनता यानी गुलामी। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं यानी अवसर नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद यानी दुख के दिन के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान पर काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद पर काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम लें। आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुम्हें काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न लें। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम लें और मुझे जाने की आज्ञा दें। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत,
मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। यानी अपनी जो प्राचीन स्थिति थी, जो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, कि उसको तू दोबारा से फिर प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें, आप कर सकते हैं, और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माई लॉर्ड में कहाँ उदारता, भलमानुषी। तो बच्चों, ये था आपका पाठ, जिसमें लेखक ने अनेक उदाहरणों के द्वारा जो लॉर्ड कर्जन के यहाँ क्रूरता का वर्णन किया है और आगे किस तरह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, वो सब बताया है। तो आप अभ्यास के 5 प्रश्न हैं वो लिखेंगे और MCQ इस पाठ की जो याद करेंगे।